हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि तुम सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होगे, अपने अपने घरों में अपने आप को सेफ रखोगे। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को आज एक नया अध्याय पढ़ाऊँगा, एक नया पाठ पढ़ाऊँगा हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण में अंतर क्या होता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा सुनकर प्रकट करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक प्रदान करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जानना चाहते होंगे कि भाषा होती कैसी है। भाषा वो होती है जो क्रमबद्ध वर्णों का मेल होता है, क्रमबद्ध शब्दों के मेल से बनी हुई होती है, और क्रमबद्ध शब्दों के मेल से बने वाक्यों के द्वारा जो हम विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का स्वरूप कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल भाषा, बंगाली भाषा आदि आदि कई सारी भाषाएं देश में और विदेश में भी प्रचलित हैं। अब हम जानते हैं कि लिपि किसको कहते हैं। तो लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, रोमन लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, अब हम समझते हैं बोली किसे कहते हैं। तो बोली बेटा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। किसी भी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है। जैसे अवधी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, पहाड़ी भाषा हो गई, आदि आदि ये सब बोलियां हैं। भोजपुरी भाषा हो गई, ये सब बोलियां हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेना बेटा कि बोली और भाषा में अंतर होता है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, परंतु भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। और बोलियों में जब साहित्य की रचना होने लग पड़ती है तो वो बोलियां नहीं रह जाती, वो उपभाषा कहलाने लग पड़ती हैं। जैसे अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना हुई, ब्रज भाषा में सूरदास आदि कवियों ने अपने काव्य कौशल को, उसकी प्रतिभा को निखारा, आदि आदि। अब हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सीखते हैं। यदि किसी भाषा में व्याकरण नहीं होता तो वह भाषा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए व्याकरण के बिना कोई भी भाषा पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसलिए भाषा में व्याकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप, भाषा का परिचय, भाषा के रूप, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे, बोली के बारे में जानेंगे और व्याकरण के बारे में जानेंगे, जिसको मैंने अभी सभी लोगों को संक्षिप्त रूप से बताया है। ये देखिए, ये बच्चा क्या कह रहा है? माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूं। तो माँ क्या बोलती है? वाह, शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। तो हम सभी को समझने की जरूरत है कि अगर किसी को पत्र लिखना होगा तो उसे भाषा की स्पष्ट रूप से जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। अगर भाषा का हमें स्पष्ट रूप व्याकरण के माध्यम से ज्ञात नहीं होगा तो हम कहां से किसी निबंध को लिख पाएंगे या पत्र को लिख पाएंगे। इसलिए भाषा की वर्तनी को जानना बहुत आवश्यक है, भाषा के लिखने के ढंग को जानना बहुत आवश्यक है, जिसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि को जानना भी आवश्यक है, भाषा को जानना आवश्यक है, और साथ साथ में व्याकरण के
नियमों को भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अब बच्चों, हम यहां देखते हैं कि भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो बोलकर, भाषा को हम बोलकर व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, भाषा को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तीसरा लिखा है सुनकर, हम किसी के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, समझते हैं। और चौथा क्या लिखा है, पढ़कर। तो बच्चों, अब आप बताओ कि ये बोलकर बोली जाने वाली भाषा, या सुनकर सुनने वाली भाषा, या लिखकर व्यक्त करने वाली भाषा, या पढ़कर ग्रहण करने वाली भाषा कौन सी भाषा है? तो मैं आपको बताता हूं बेटा, बोलकर और सुनकर जिस भाषा को हम ग्रहण करते हैं अथवा अपने विचारों के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखकर और पढ़कर जिस भाषा के स्वरूप को हम ग्रहण करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। और बहुत अच्छी जानकारी इसमें यह है कि लिखित रूप जो होता है भाषा का, वो स्थायी रूप कहलाता है। और बोलकर और सुनकर बोली जाने वाली भाषा, सुनने वाली भाषा, वो भाषा का अस्थायी रूप है। लेकिन लिखी हुई भाषा और पढ़ी हुई भाषा, वो भाषा का लिखित रूप होने के कारण ये भाषा का स्थायी रूप बन जाते हैं। मतलब ये टेम्परेरी नहीं रहता, ये परमानेंट रूप है भाषा का। अब देखिए, यहां पर हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है, समझा जाता है और उस पर विचार करके निर्णय भी दिया जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप कहलाती है और मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप कहलाती है। यहां पर हम देखते हैं कि मौखिक भाषा को हम बोलकर या सुनकर ग्रहण करते हैं। फिर देखिए, लिखित भाषा को हम पढ़कर या लिखकर ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? अच्छा, पहले राष्ट्रभाषा का मतलब तो हम समझ लें कि राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं। किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हमारी राजभाषा भी है। तो बच्चों, यहां अंतर हमें स्पष्ट करना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, परंतु राजभाषा हम किसे कहते हैं? तो बच्चों, सरकारी कामकाज एवं कार्यालयों के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाजों में जिसका प्रयोग होता है, राष्ट्रीय कार्यों में जिसका प्रयोग होता है और दफ्तरों अथवा कार्यालयों में जिसका प्रयोग होता है, उससे हम राजभाषा कहते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जरा सा एकदम छोटा सा अंतर है। राष्ट्रभाषा, फिर से बता देता हूं किसको बोलते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। और राजभाषा कौन सी भाषा होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कार्यालयों में या सरकारी कामकाजों में किसी भी देश में प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा बोला गया है, क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा इस भाषा को समझा जाता है और इसके विचारों को ग्रहण करके आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है। दूसरा देखिए, हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और आपको यह जानकर गर्व होगा कि हिंदी भाषा के मूल शब्दों की संख्या 2,50,000 से भी ऊपर है, जबकि अंग्रेजी भाषा के मूल शब्दों की संख्या मात्र 10,000 है।
और हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इसलिए बन गई है क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसको वैज्ञानिक भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस भाषा में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसा ही उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम पीयूटी पुट बोलते हैं तो बीयूटी बट बोलते हैं, लेकिन इसमें हम जिस प्रकार से लिखेंगे, जैसे छोटा आ, धा में छोटी ई और का, तो इसको अधिक ही बोला जाएगा, इसको अधुक नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजी में इन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं होता। जबकि हिंदी एक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और वैज्ञानिक भाषा के रूप में हमारे सामने उभर के आ रही है, क्योंकि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आते हैं यहां पर, भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो बच्चों, इस दिन हम क्या मनाते हैं हर साल? इस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन से लेकर एक हफ्ते तक हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े को हम बहुत सारी हिंदी भाषा से संबंधित प्रतियोगिताएं कराते हैं, बहुत सारे काव्य कौशल के अलग अलग परियोजनाओं को तैयार करवाते हैं, और कहीं किसी किसी जगह पर नाट्य रूपांतरण होते हैं, और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें शामिल करनी होती हैं। इसीलिए हम भारत की हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष में मनाते हैं, ताकि हिंदी भाषा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और उनका सम्मान भी अपने देश की राष्ट्रभाषा के लिए बढ़े, और उसे बोलने में, लिखने में और प्रदर्शित करने में वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अब देखिए, यहां प्रश्न पूछा गया है, क्या आप जानते हैं क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? किसी भी भाषा के लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना, भाषा के लिखने के माध्यम को लिपि कहते हैं, लिपि। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार से क्या लिखा है? क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? तो इसका उत्तर क्या है? नहीं, सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक नहीं होता है। अब देखिए, लिपि आ गई। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और आगे क्या बोला गया है? भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती, जैसा मैंने अभी पूर्व में आपको बताया था। अब देखिए, यहां पर कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि होती है, हम इसको देखेंगे। तो भाषा, लिपि और व्याकरण। यहां पर देखिए, हिंदी भाषा है और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। यहां पर अंग्रेजी भाषा है और उसकी लिपि क्या है? रोमन। संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा कहलाती है और उसकी लिपि भी देवनागरी है, जिसको पूर्व काल में ब्राह्मी लिपि बोला जाता था। मराठी भाषा की देखिए कौन सी लिपि है? देवनागरी। गुजराती की भी देवनागरी है। और व्याकरण के अनुसार हम पढ़ सकते हैं कि हिंदी में अगर कुछ लिखा है तो जैसे क्या लिखा है? व्याकरण भाषा का सुधारक होता है, शुद्धिकरण करता है भाषा का। अगर किसी भाषा में व्याकरण नहीं है तो वो भाषा अपूर्ण मानी जाती है। वो भाषा पूर्णत्व को तब प्राप्त होती है जब उसके व्याकरण की रचना होती है, और बिना व्याकरण के भाषा ऐसी है जैसे एक विधवा स्त्री का श्रृंगार होता है। इसीलिए भाषा के साथ साथ लिपि भी बहुत महत्वपूर्ण है, और लिपि के साथ साथ व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अंग्रेजी में क्या लिखा है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है और इसमें इस तरह से लिखते हैं, आई लव माई कंट्री। संस्कृत में देखिए क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मराठी में क्या लिखा है? मी भारतीय आहे आचा मला अभिमान आहे। गुजराती में क्या लिखा है? मने भारतीय होवा पर गर्व छे। तो हम सभी अपनी अपनी भाषाओं को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, और कल
हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के संदर्भ में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। धन्यवाद।